cruising down the highway off in the distance. बम फीचर की जो इस मोबाइल का यूएसपी है और सबसे We've got a really unusual sighting here. It's a loop. What do you need, Peck? And more like, what do you need, Les? Glasses? This disease, of course, started in France, where in the year 2004, the French government that prides itself on liberty, fraternity, and freedom, and so on, was so exercised by Muslim women wearing hijab as well as niqab that the French government said that it would not allow any Muslim girls to exercise their religious rights because they felt that this was going against French secularism. So Muslim girls wishing to attend school in France wearing the hijab, not even the niqab, but just the hijab, which is the head covering, would not be allowed to enter French government schools as well as universities. Now the French government under Nicolas Sarkozy have come up with an even more ridiculous option. Sarkozy announced on April 1st that he would a bill in the French Assembly whereby niqab is banned from schools. Belgium similarly has joined the fray, and it is saying that it is now going to impose a fine on women wearing niqab. Now, as far as Muslims are, the argument is not about whether Islam is niqab or not. After all, Islam definitely mandates the hijab. There is no argument about that. Hijab is banned by the government from schools and colleges and offices. The real issue that faces is whether Muslim women will be allowed to wear the dress that they want to wear. After all, many Western women take pride in taking dress. Canada in the case back in 1996, she has the right to go topless if she so chooses. Yet, when Muslim women want to cover themselves, then it immediately is interpreted as a threat to Western values and Western culture. So there appears to be definitely double standards with respect to treating Muslims, because Islam has been declared the new enemy of the West, and any Muslim practices that Muslims want to exercise. जी मम्मा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी आज। मम्मा, मुझे डॉक्टर शबाना से मिलना है। मुझे वो हिजाब वाले इशू पर दिल्ली में प्रेजेंटेशन देना है। बस उसी सिलसिले में जा रही हूँ उनके पास। नहीं मम्मा, आज नहीं प्लीज। मुझे डॉक्टर शबाना से मिलने के बाद सोशल वर्कर डीके अंजुम से भी मिलना है इसी सिलसिले में। नहीं मम्मा, नहीं। अंजुम जी से आज ही मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है और आज ही मिलना जरूरी है, वरना नेक्स्ट टाइम वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। समझो ना प्लीज। शर्मा जी को मैं मना लूंगी, उनसे कल मिल लूंगी। पक्का प्रॉमिस मम्मा, प्लीज। ये मम्मा, मैं कल वो काम कैसे भी कर लूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। डॉक्टर साहिबा का हॉस्पिटल आ गया है। अब मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, टेक केयर, बाय मम्मा। देखिए, पर्दा मेरी सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि मेरी तरक्की का राज भी है, और इसी पर्दे की वजह से मेरे आज मेरे औरत होने का वजूद भी बाकी है। देश भर में घूमती हूँ, लेकिन पर्दा कभी मेरे लिए मसला नहीं बना। और आपके सवाल के जवाब में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये पर्दा मेरे लिए न कभी तरक्की में रुकावट रहा है और न कभी कम्युनिकेशन में दुश्वारी हुई। कहते हैं कि पर्दा कम्युनिकेशन के लिए भी रुकावट है। सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है इस पर्दे की वजह से। ये बात दरअसल गलत है, क्योंकि
आपको मालूम होना चाहिए कि सर्जरी के समय डॉक्टर्स के चेहरों पर मार्क्स होता है और वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं और पेशेंट की जान भी बचा लेते हैं। एक पेशेंट के लिए उसकी सर्जरी उसके लिए जिंदगी और मौत का लम्हा होता है और अगर हम डॉक्टर्स के कम्युनिकेशन में थोड़ी सी भी चूक हो तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। जब नकाब ऐसे खतरनाक सिचुएशन में मसला नहीं है तो समाज के मुख्तलिफ मौक़ों पर कैसे मसला हो सकता है। बहरहाल मेरे बोलने का मतलब ये है कि न पर्दा प्रॉब्लम है और न नकाब। पर्दा मेरा फक्र है, मेरा गुरूर है। मैं ये सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूं, बल्कि जनरली भी बता रही हूं कि पर्दा इस मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज में और तकरीबन धर्मों में किसी न किसी शक्ल में राइज है। रही मेरी बात तो मैं एक सोशल वर्कर ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियन भी हूं और आप जानती हैं कि मैंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है जिसमें मैंने इसी पर्दे में रहकर अपना सारा इलेक्शन कैंपेन किया है और सालों से इसी पर्दे में रहकर सोशल वर्क के साथ साथ विमेंस राइट के काम भी करती हूँ। एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से ये बात मेरे तजुर्बे में आती है, किसी भी एंगल से औरत अगर पर्दा कर ले तो ये औरत ही के हक में है। जेवरात की हिफाजत करना जैसे हम चाहते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम औरतें अपनी हिफाजत भी कर लें तो समाज में चल रहे इस सेक्सुअल हरासमेंट के नासूर मसले की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इस्लाम ने जहां औरतों के लिए पर्दे या हिजाब का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों से कहा है कि वो अपनी नजर नीची रखें और किसी औरत पर बुरी नजर न डालें। जेवरात की हिफाजत करना जैसे हम चाहते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम औरतें अपनी हिफाजत भी कर लें तो समाज में चल रहे इस सेक्सुअल हरासमेंट के नासूर मसले की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इस्लाम ने जहां औरतों के लिए पर्दे या हिजाब का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों से कहा है कि वो अपनी नजर नीची रखें और किसी औरत पर बुरी नजर न डालें। मेरे रिसर्च में एक भी औरत ऐसी नहीं मिली जो हिजाब में थी और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो। मर्दों की साइकोलॉजी अगर आपको जाननी हो तो किसी एक लड़की को ऐसी जगह से गुजार कर देखिए जहां दुनिया के बदतरीन मर्द बैठे हुए हों, तो आप पाएंगे कि जब वो नकाब में गुजर रही थी तो उनके घूरने का रेशो क्या था, और जब वही स्कर्ट में गुजरी तो उस वक्त उनके घूरने, वर्बल हरासमेंट और टीजिंग का रेशो क्या था।